लखनऊ में भारतीय मजदूर संघ ने जब ये कहा कि हमको लगता है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की जो मांग है उसको सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो चुनाव में उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो इस चेतावनी कहिए, टिप्पणी कहिए, कुछ भी कहिए, इसके मायने ज्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का एक अंग है, उसका आनुषंगिक संगठन है। ये इंटक ने कहा होता मेरे लिए उतनी महत्व की बात नहीं होती, ये वामपंथी संगठनों ने कहा होता और भी महत्व की बात नहीं होती। वो तो कहेंगे, उनके कहे, लेकिन सुन कौन रहा। लेकिन ये आवाज आई है संघ परिवार के भीतर से। इस आवाज के मायने क्या है? क्या संघ परिवार को लग रहा है कि अब देश भर में फैले लाखों लाख सरकारी कर्मचारी जो हैं वो उनके लिए पुरानी पेंशन का मुद्दा निर्णायक अवस्था तक पहुंच गया है? और इस बात को कहने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने लखनऊ की जमीन को चुना। देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां भाजपा की सरकार, मजबूत सरकार, वहां से मजदूर संघ ने यह बात कही कि या तो मांग मानो भाई हमारी राय में, नहीं तो फिर चुनाव में खामियाजा भुगतो। 3 राज्यों के चुनाव सर पर हैं हिंदी भाषी भारत में, यूं तो तेलंगाना भी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उनमें 2 राज्य में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी थी पहले। वहां टेस्ट केस इस बात का होना है कि ये पुरानी पेंशन बहाल कर देने से राजनीतिक लाभ कितना मिला, और मध्य प्रदेश में इस बात का टेस्ट केस होना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो पहले एक ही था, जैसे यूपी और उत्तराखंड, यानी छत्तीसगढ़ जैसी पुरानी पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात पर फैसला होना है। और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश से एक और खबर आई कि न्यायिक सेवा के जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, प्रदेश न्यायिक सेवा के, उनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस बहाल कर दी सरकार ने। यह आदेश भी 15 दिन पहले का। क्या ये एक कदम आगे बढ़ी सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि हां एक कदम आगे बढ़ा जाए? और अगर ये है तो फिर ये बड़ी बात है। जैसे एक कदम बढ़ा वैसे 2 भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या 2 कदम बढ़े उसके लिए किसी रिजल्ट की जरूरत, प्रतीक्षा हो रही है? मुझे लगता है हां, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकारें हो, उन सबको प्रतीक्षा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम की। जिसे आदमी कहता है ना कि पहले ब्लड टेस्ट करा की रिपोर्ट आ जाए फिर दवा तय करे कि कौन सी खानी है। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तो आ जाए कि शुगर की बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, थायराइड है कि नहीं है, टाइफाइड है कि नहीं है, कौन दुनिया की बीमारी। वैसे ही मुझे लग रहा है ये ओपीएस के मसले का ब्लड टेस्ट है, ये 3 राज्य के चुनाव। ब्लड टेस्ट का ये लिटमस टेस्ट कहिए जो समझ में आए, लेकिन टेस्ट है। और इन सब के बीच में देश भर के कर्मचारी संगठनों ने और जो एनएमओपीएस संगठन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके आह्वान पर 1 तारीख को देश भर से लाखों कर्मचारी अपना झोला लेके दिल्ली कूच कर गए। 1 तारीख को यहां रैली करेंगे। कर्मचारी कह रहे हैं कि ये पेंशन शंखनाद महारैली है। अब शंख बजेगा तो उसकी गूंज कहां तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या उसकी गूंज उन कानों तक जाएगी जहां जानी चाहिए, जहां से कुछ फैसला हो सकता है? ये लाख टक्के का सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर इस संवेदनशील विषय पर चर्चा शुरू करेंगे।
अटेवा NMOPS के बैनर तले 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है। देश के अर्धसैनिक बलों को अगर पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद राजनेताओं को लिया जा रहा है, ये कहीं का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में सजने जा रहा है पुरानी पेंशन का दंगल। एक बार फिर देश भर के सरकारी कर्मचारी का हो रहा है महाजुटान। 1 अक्टूबर को फिर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रणक्षेत्र बनेगा दिल्ली का रामलीला मैदान। अटेवा NMOPS के बैनर तले 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है और उस रैली का एक मकसद है पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति। और इसमें देश भर के सारे कर्मचारी, शिक्षक, सारे संगठनों को लोगों का अपार समर्थन मिला हुआ है और सारे लोग दिल्ली आ रहे हैं। हमारी एक मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पुरानी पेंशन बहाल करें और निजीकरण समाप्त करें। देश के अर्धसैनिक बलों को अगर पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद राजनेताओं को लिया जा रहा है, ये कहीं का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है। देश के कोने कोने से शिक्षकों के साथ साथ लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने का दावा है। इस महारैली के जरिए सरकार से NPS और निजीकरण खत्म कर OPS लागू करने की अपील की जाएगी। चुनावी बिसात पर पुरानी पेंशन का मुद्दा खूब गर्माता है। कर्मचारियों के विरोध के बीच करीब 5 से 6 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू भी हो गई है। इधर 24 से पहले 2023 में भी करीब 9 राज्यों में चुनाव है। वहीं हिमाचल के बाद अब हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने OPS का वादा किया है। कर्मचारियों ने भी वोट फॉर OPS अभियान का ऐलान किया है। ऐसे में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर हुंकार भरी है। सियासी दल भी अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते रहे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हैं, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को जो कर्मचारी विरोधी है उसको हटाने का काम करेंगे। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है। ये समाजवादी पार्टी की और उन संगठनों की जीत है जो लगातार पुरानी पेंशन की मांग को दोहराते रहे, संघर्ष करते रहे। बहरहाल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन स्कीम शुरू की थी, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकारी कर्मचारी अभी तक इसे अपना नहीं पाए हैं। NPS में कर्मचारियों को सबसे ज्यादा डर भविष्य को लेकर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन का जो रुपया पैसा बुढ़ापे का सहारा होता था, उसी के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। गजब बात ये कि नेताओं को अभी भी पुरानी पेंशन मिल रही है। सरकारी कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब इस हुंकार पर सवाल यही है कि क्या चुनावों में टेंशन देगी पुरानी पेंशन? समस्या कोई भी हो, उसका समाधान राजनीतिक सत्ता से ही आता है। लोकतंत्र में क्या पुरानी पेंशन का मसला उस बिंदु तक पहुंच गया, चरम बिंदु तक? क्या आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में नई पेंशन व्यवस्था की विदाई और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली इस बात का संकेत है, और जिसमें सिक्किम जैसा छोटा राज्य सही लेकिन NDA शासित राज्य शामिल है। राजग शासित किसी राज्य में पहली बार OPS बहाली का फैसला हुआ है। इससे पहले विपक्ष शासित राज्यों में तो हुआ। TMC के बंगाल में रहा, उन्होंने लागू ही नहीं की थी NPS। स्टालिन ने किया, भगवंत मान ने किया, हेमंत सोरेन ने किया, अशोक गहलोत ने किया, भूपेश बघेल ने किया, लेकिन राजग शासित राज्य में पहली बार हुई। तो क्या हम माने कि चरम बिंदु तक समस्या पहुंच चुकी है? फिर वो भी याद रखिए भारतीय मजदूर संघ की टिप्पणी, क्योंकि संघ परिवार के काम करने का एक अपना तरीका है, उसको दिमाग में रखेंगे तो उनकी टिप्पणी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। विजय कुमार बंधु हैं, अध्यक्ष NMOPS
बंधु जी का बहुत स्वागत है। पेंशन की लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं पूरे देश भर में घूम घूम के। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मनोज जी का बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कपिश जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। मनीष कुमार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। बंधु जी आपसे बात शुरू करता हूँ। जी सर, दो चीजें आई, एक तो मैंने उल्लेख किया मजदूर संघ की चेतावनी कि भाई मान लेना चाहिए सरकारों को पुरानी पेंशन वाली बात, और नहीं तो चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी, उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली। इन दोनों संकेतों के बीच में आप 1 तारीख को दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। आपका अपना आकलन क्या है, इस वक्त स्थिति कहां तक पहुंच गई? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आप लगातार बात उठाते रहते हैं। और आपने बहुत बढ़िया टिप्पणी जो कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने कहा है, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सब तो हमेशा पुरानी पेंशन की बात करते रहे, मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, लगातार धरना प्रदर्शन यात्रा जो भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है उस पर हम सब लोगों ने किया है। लेकिन उनका ये बयान आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने में भी ये बात चल रही है, क्योंकि वहाँ से बयान आने का मतलब हुआ है, और क्योंकि सभी जानते हैं कि वहाँ के बयान को सरकार, वर्तमान सरकार का अगर कहें कि उसको इग्नोर कर पाए संभव नहीं है, ऐसा मतलब मान्यता है लोगों की। और दूसरा है कि जैसे 4-5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, अटेवा एनएम ओपीएस तमाम सारा संघर्ष, तमाम सारी रैलियां तमाम माध्यमों से किया, हम उन सबको भी बधाई देता हूं। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ऐसा पूरे देश को लगता है, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन जो हमारे साथ में उनको भी लगता है कि ये लड़ाई अब अंतिम मुकाम की तरफ है। और उसी अंतिम मुकाम का असर है कि 1 अक्टूबर को जो पेंशन शंखनाद महारैली रामलीला मैदान दिल्ली में होने जा रही है, ये अद्भुत अपने आप में होगी। और बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है पूरे देश के अंदर, चाहे रेल का हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, सेंट्रल के हो, स्टेट के हो, तमाम संगठनों के लोग हैं। और सर एक बात मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर कि हम पिछले काफ़ी दिन से इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन इस बार स्वप्रेरित होकर लोग संगठनों, गुटों, पदों की सीमाएं तोड़ करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। और मैं दिल्ली प्रशासन का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसमें हमारा इसमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी पेंशन का मामला है। तो हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपने कहा विधानसभा जो चुनाव आने वाले टाइम में है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा उसका असर पड़ेगा। और जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पेंशन को बहाल किया है, आने वाले समय में वहाँ भी जो आपने टेस्ट शब्द बोला कि बहुत बड़ा टेस्ट है, और हमको लगता है वहाँ शिक्षक कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर के वोट फॉर ओपीएस का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे और ये सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है बंधु जी। मनीष गुप्ता, एक टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। एक बार सांसद हो जाओ एन केन प्रकारेण, एक बार विधायक हो जाओ जैसे तैसे भी, क्या फिर चाहे 10 ही दिन बाद कुर्सी चली जाए, डोंट वरी। जिंदगी भर च्यवनप्राश लो मुफ्त में, क्या विटामिन की गोली लो मुफ्त में, क्या ट्रेन में यात्रा करो मुफ्त में, क्या ठंडा पानी पियो, एसी चलाओ, और तमाम नाना प्रकार के भत्तों के साथ भारी भरकम पेंशन लो, क्या क्योंकि आपने राष्ट्र निर्माण में योगदान किया। लेकिन आप बीएसएफ में अगर हैं, आईटीबीपी में है, सीआईएसएफ में है और बलिदान हो गए देश के लिए, क्या तो आपकी लाश तो गांव आ जाएगी, क्या बाकी कुछ नहीं आएगा, क्या क्यों? क्योंकि आप तो एनपीएस में डाल दिए। अब बलिदान भी एनपीएस में चला गया। एनपीएस मतलब बाजार के हवाले। हो सकता है 282 रुपया आपकी पेंशन बने और हो सकता है 682 बने, नहीं तो बलिदान कोई क्यों देगा मनीष जी? फिर आदमी कहेगा भैया अपन नेता ही बन लो। अगर कहीं भाग्य से छींका टूट गया तो जिंदगी भर की मौज ही मौज है मनीष जी। अमिताभ सर देखिए इसमें क्या है जी, स्थिति ये है कि सरकार ने जो कैटेगरी डिफाइन की वो तब डिफाइन की जब इनका हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया, पहली बार जो संस्थान बने तो उसके हिसाब से
हमने कॉन्स्टिट्यूट किया। जब संविधान बना था 1947 से 1949 में, जब संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 तक, उसके बाद से उसमें कितने अमेंडमेंट हो गए कि 1 दहाई 2 दहाई सब अमेंडमेंट है ना, 3 दहाई अमेंडमेंट हो गए। तो अमेंडमेंट तो जैसा कहते हैं ना, परिवर्तन इज द चेंज ऑफ नेचर। अगर कहीं कुछ रिक्वायर्ड है तो चेंज होना ही चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि किसी भी चेंज को हम लोग राजनीतिक हथियार बना लेते हैं। अगर मैंने चेंज किया तो तुमने क्यों कर दिया, हमें करना था, हम लाए थे, हमें करना था, तुमने गलत किया, हम करते तो इसी को ऐसा ही करते, तब भी अच्छा करते। तब और मैं करूंगा तो ऐसे करूंगा और आप अभी नहीं करोगे, हम करेंगे। यही स्थिति नहीं मनीष जी, मेरे सवाल दूसरा था, आपका जवाब दूसरी दिशा का है। मेरा इसमें एक फिर उसको और क्लियर कर दूं ताकि जवाब वहीं आए। ये तो लंबी बात हो जाएगी, एकेडमिक बात नहीं हो रही यहाँ बड़ी। मैं तो मेरी बहस एकेडमिक ने बहुत व्यवहारिक होती है। मैं फिर उसको बहुत सरल भाषा में पूछ लूं, एक बार नेता एमएलए एमपी रह लिए क्या, किसी कारण से हो बन जाए क्या, जिंदगी भर माल आएगा पेंशन का, भत्ते का, चवरप्राश सरकारी डिस्पेंसरी से, ठीक। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मर गए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाश बकेवर में आ जाएगी आपके गांव में क्या, जवान विधवा रोएगी, बच्चे रोएंगे, बूढ़े माँ बाप रोएंगे। बोले क्यों, बोले हमने तो एनपीएस लागू कर दिया था। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो फिर राजनेता, जज साहिबान सब में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हो? मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा था, बाकी लंबी कहानी नहीं। मैं समझ गया। आपका जो उठाया हुआ कंसर्न है निहायत ही वैलिड पॉइंट है। निश्चित रूप से जहां आवश्यकता नहीं है वहां तो मलाई बांटी जा रही है, और जहां आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जहां एक भरपूर रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि जो देश के लिए अगर घायल भी हो उसको इतना मिलना चाहिए कि लगे कि हाँ, खिलाड़ी में और सैनिक में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही देश के लिए शहीद होने वाला, ऐसा हो नहीं रहा। दिक्कत यही है, हमसे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, उनके परिवारों ने, उनके संगठनों ने कितनी बार अपनी व्यथा कही है, हमको मालूम है, मेरी आंख भर आती है। और नेताओं के कुर्ते में कलफ ही कम नहीं हो रहा क्या? कोई सरकार रहे, इतना कलफ है कि नींबू रख दो तो नींबू कट जाए, नींबू काट कलफ पहन रहे हैं क्या? समाजवादी हो, वामपंथी हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, कोई हो क्या, दे फॉर्च्यूनर पर सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कपड़ा, लकलका बिल्कुल पान खा के फॉर्च्यूनर दबाए है क्या? तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। अरे कोई टैक्स नहीं लगता महाराज, छोड़ो इन बातों में क्या रखा। ठीक ठीक है त्रिपाठी साहब, विषय वही, सारा अर्थशास्त्र, सारा ज्ञान, देश की सारी आर्थिक हालत की चिंता करने की जिम्मेदारी इसी 85 लाख कर्मचारी के सिर पे डाल दी। बाकी लोग मौज करेंगे क्या? जो लोग फैसला देते हैं देश भर के लिए कि क्या अच्छा क्या बुरा, ये चलेगा नहीं चलेगा, जज साहिबान लोग, उनको सब सुरक्षित हैं। बोले पुरानी पेंशन विद भत्ते, कहीं कोई लोचा नहीं। नो, किसी सरकार की हिम्मत भी नहीं कि वहां लोचा कर दे, क्योंकि सरकार के मुकदमे भी तो उन्हीं को सुनाने हैं। आप समझिएगा क्या? प्राइमरी स्कूल के टीचर की गर्दन काटने में किसी को क्या फर्क पड़ रहा है क्या? वो सरकार का क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन किसी राज्य सरकार ने, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अक्रॉस द पार्टी लाइन त्रिपाठी जी, सारे जुडिशियल सेक्टर के अधिकारियों को पुरानी पेंशन में ही रखा है हर राज्य सरकार ने क्या? क्यों भाई? वो भी भारत के नागरिक हैं, वो लेंगे, नेता लेंगे, बीएसएफ का सिपाही नहीं लेगा, प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं लेगा, पोस्ट ऑफिस का बाबू नहीं लेगा, सरकारी जिला अस्पताल का फार्मासिस्ट नहीं लेगा। यह है तरीका त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, जी हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, ओपीएस के समर्थन में है। हम पुरानी पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहे हैं और अपने राज्यों में जहां सरकार है वहां हम ओपीएस देंगे।
जो दूसरी बात थी, थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं संविधान पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूं, कि न्यायपालिका की तो पेंशन और भत्ते वेतन आप कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां अलाभकारी परिवर्तन करने का कोई भी क्लॉज गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। संसद लाभकारी परिवर्तन कर सकता है, पद पर आने के बाद न्यायाधीश महोदय के संदर्भ में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, वहां की बात ही अलग। लेकिन निश्चित तौर पर जो कर्मचारियों की पीड़ा है, बड़ा संवेदनशील मामला है और बाजार के हवाले इसको नहीं किया जाना चाहिए। और इस बात पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ओपीएस के पक्ष में है और ओपीएस हमारा चुनावी मुद्दा भी है और हमने अभी मध्य प्रदेश में भी इसकी घोषणा की है और आप देख भी रहे हैं कि हम 2 राज्यों में दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं, हम इसके समर्थन में काम कर रहे हैं और करके दिखाया जाए। ये नहीं कि हम इसे चुनावी मुद्दा बना के कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमने इसकी घोषणा की है बाकायदे। ये सोचने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को है कि क्या सिर्फ कर्मचारियों के हित मारकर, क्या कर्मचारियों की पेंशन रोककर, अभी सेना की अगर जो बात करें तो वहां तो भर्ती ही बंद कर दी है आपने, अग्निवीर बना दिए हैं, अग्निवीर को न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम किसी का नहीं रखा। तो ये सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर ओपीएस के पक्ष में खड़े हैं। कपिल जी, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य जन जब सवाल पूछता है तो हम जैसे लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होता। वो कहता है कि हमारे गांव में अभी 2 नौजवान शहीद होकर आए अर्धसैनिक बलों के, उनके परिवार की ये स्थिति है, संकट में है, कोई सुनने वाला नहीं। जब भारत गरीब था, मैं अक्सर ही कहता हूं, जब भारत दूसरे देश से आने वाले लाल गेहूं को खाकर अपने पेट की भूख मिटाता था, उसके पास उतना अन्न भी नहीं था कि जिससे वो रोटी खा ले 2 टाइम की, तब भी भारत अपने कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों को पेंशन व्यवस्था में आच्छादित रखता था। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व भर में डंका बज रहा, उसके बाद भी ये परिस्थिति। कबीर जी। अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। हम समझते हैं आपका टीवी चैनल को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम, और आप अक्सर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो वाकई इस देश की जरूरत है और इन पर टीआरपी नहीं मिलती, फिर भी आप उठाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा अमिताभ जी कि हमारे लिए तो अच्छे दिन वही थे जिसमें भारतीय संविधान के अंदर जो बात कही गई कि हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित किए गए हैं। वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत ही मां भारती की 30, 35, 40 साल की सेवा करने के उपरांत एक युवा जिसने अपनी पूरी जवानी तजी थी मां भारती के लिए, जब वो बुजुर्गियत में आता था तो मां भारती उनका ख्याल करती थी। मां भारती इस सरकार के माध्यम से उनकी बुजुर्गियत की गारंटी देती थी कि आपको दवाई भी, आपको खाना भी, आपको दूध भी, आपको विटामिन की गोली भी, जो आपकी मानव गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है, वो सब की गारंटी हम देते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छे दिन वही थे जिसमें ये सारी चीजें मिलती थी। और गजब की बात यह है कि उस समय ही हमारी सरकारों ने इसरो भी बनाया, एम्स भी बनाया, IITs भी बनाई, रुड़की भी बनाई, MNR भी बनाया, भाभा एटॉमिक सेंटर भी बनाया और विक्रम भाई साराभाई का प्रक्षेपण केंद्र भी बनाया। सब कुछ बनाया उसी समय का बना। यानी हम तरक्की भी कर रहे थे और कल्याणकारी योजना से अपने देश के युवाओं की बढ़ोतरी को सुरक्षित करने का काम कर रहे थे। अब मैं एक बात कहता चाहता हूं, जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसकी बारीकी को समझ लेना अमिताभ जी, बहुत टेक्निकल चीज कह रहा हूं। जो हमारे पुराने लोग सैलरी पाते थे उनका जीपीएफ कटा करता था और जीपीएफ जो है उनकी सैलरी का 10% हुआ करता था। उस पर जो ब्याज होता था उससे पेंशन तो एक वेलफेयर की स्कीम थी, उसमें सरकारी कंपनियों में डाल करके
और अच्छी इक्विटी कमा करके ये पुरानी पेंशन की व्यवस्था हमारी सरकार करती थी, जब सरकार के हाथ में कंपनियों का प्रबंधन होता था, पब्लिक सेक्टर होता था, और उन्हीं पब्लिक सेक्टर से जिन जगहों तक आरक्षण नहीं पहुंचा था उनको पावट करने की भी ताकत मिलती थी, उस सबको ध्वस्त कर दिया और एक व्यवसायीकरण राज्य की स्थापना कर दी गई। एक यंग आदमी को जो है वो बुढ़ौती चढ़ा दी गई फांसी पर कि तुम अब एसेट जो है वो नहीं रहोगे, तुम लायबिलिटी रहोगे, और उस लायबिलिटी का ठीक। कपीश बाबू दोबारा मैं आता हूं। मनोज पंडित जी, दो बातें हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। एक, उत्तर प्रदेश ने न्यायिक कर्मचारियों के लिए क्या पुरानी पेंशन बहाली का आदेश अभी 15 दिन पहले निकाला है। इनको विजय बंधु को उसका डेट भी याद होगी, मुझे डेट नहीं याद। ठीक। और भारतीय मजदूर संघ जो संघ परिवार का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो समन्वय बैठक होती है वर्ष में एक बार, ठीक, जिसमें सरसंघ चालक मौजूद होते हैं, जिसमें भाजपा और मजदूर संघ विद्यार्थी परिषद जैसे 36 संगठन एक ही आसन पर बैठते हैं, एक ही लाइन में, क्या, और सब अपना अपना प्रतिवेदन पढ़ते हैं। यानी जितनी आरएसएस का भाजपा उतनी ही मजदूर संघ। ठीक। अगर मजदूर संघ ने ये बात कही, और वो भी लखनऊ की जमीन को चुना ये कहने के लिए कि भाई हमको ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की मांग को सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसके क्या संकेत माने जाएं? मनोज जी। अमिताभ जी, आप ही देखिए कि पहले भी हम लोग इसी मुद्दे पे डिबेट कर चुके हैं जी, आप ही के चैनल पे, आप ही के साथ। तो स्थिति ये है कि सरकार भी नीति नियत सब निर्धारित करने में जो कमेटी बनी है वो कमेटी डिसाइड कर रही है, चीजों को बना रही है, और ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो चीजें चली आ रही है और होना है। चुनाव से पहले पहले इसका डिसीजन हो जाएगा, और जो हमारे देश बंधु जी नाराज हैं, जो व्यक्ति विजय बंधु जी नाराज हैं, वो खुश हो जाएंगे और इसका जो है एक अच्छा रास्ता निकलेगा। पर लेकिन एक मंथन करने तो दीजिए, एक मंथन हो जाएगा, ठीक है, उस मंथन के बाद कहते हैं ना कि दही है। अरे भाई मनोज पंडित, विजय बंधु जी कह रहे हैं आपके मुंह में घी शक्कर और मोतीचूर का लड्डू। नहीं, वो तो भाई है हमारे, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, पर हमारा आप देखिए कि मोदी जी हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए संकल्पित हैं सोचने के लिए। आप इतना बड़ा महिला बिल पास कर दिया, इतनी बड़ी चीजें ले आए, तो ये भी तो हमारे भाई हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। बस थोड़ा सा समय चाहिए, उस समय में जो कमेटी बनी है, जो उसका ओपिनियन आता है, उसको सरकार ध्यान में रख के उसका भी जल्दी से जल्दी हम फैसला करेंगे। और मैं आपके मंच के माध्यम से बता दूं तो अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा उसका, बस थोड़ा समय दीजिए। विजय कुमार बंधु जी, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से पहली बार ऐसा वक्तव्य आया है इतने बड़े सार्वजनिक मंच पर। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरे किस्म के तर्क आते थे, लेकिन इस बार बहुत सकारात्मक बात आई है कि अच्छा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, थोड़ा सा समय और दीजिए। क्या कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को? क्योंकि ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और मैंने पहली बार सुनी है भाजपा के पार्ट पर। जी बिल्कुल सर, और मैं तो मनोज पंडित साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम सरकार के अंग होते हैं, आंख नाक कान होते हैं, और हमारे बारे में सत्ता पक्ष से आपके सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने अगर ये बात कही है तो मैं उनका उस बयान का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं इस देश के लिए। हम चाहते हैं कि इस देश का जो शिक्षक कर्मचारी है, चाहे अर्सनी बल हो, लेखपाल हो, सफाई कर्मचारी हो, उसके बुढ़ापे का जो एक सहारा पुरानी पेंशन, उसके पक्ष में फैसला आए। हम सब बिल्कुल आशान्वित हैं और उम्मीद भी करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और 24 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर ये फैसला आ जाता है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे के लिए भी और वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए एक बड़ा निर्णायक होगा। और रही बात कमेटी की, तो थोड़ा सा मैं कमेटी पर, क्योंकि चर्चा हुई कमेटी की, तो कमेटी
बनी है, हम उसका स्वागत तो कर सकते हैं, लेकिन कमेटी का जो विषय वस्तु उस पर जरूर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जो कमेटी बनाई गई है माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, वो एनपीएस में सुधार के लिए बनाई गई है और हम सब एनपीएस में सुधार नहीं चाहते हैं। बहुत क्लियर कट हमारा फंडा है, हम पुरानी पेंशन हूबहू चाहते हैं जी। एनपीएस में अभी तक बहुत सारे सुधार हुए हैं और पिछले 20 साल तक, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पिछले 20 साल इस व्यवस्था को लागू हुए हो गया है और अभी तक पूर्णतः लागू नहीं पाई। जो व्यवस्था 20 साल में हम लागू नहीं कर पाए, उसमें हम लोगों को क्या दे पाए। तो मेरा निवेदन है कि एनपीएस में सुधार के बजाय हूबहू पुरानी पेंशन पर आगे बढ़े तो ये बड़ा अच्छा होगा। बंधु जी, विजय भाई, बड़ी परिस्थितियां बदली हैं। आप ये देखिए कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगर इस परिस्थितियों के हिसाब, देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, चीजें हो रही है, देश तरक्की कर रहा है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर सरकार कोई अच्छी नीति लेके आए जिससे आपका और अच्छा भला हो तो उसमें तो और खुशी होनी चाहिए। और आप ये देखिए, इतना 37 साल से लटका बिल, चीजें लटकी हुई, चाहे बेशक 2029 में मिले, तो एक चीज तो बनाई ना, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ना। तो वही हम लोग, सरकार जनहित के लिए है, आपके लिए सरकार है। ठीक मनोज पंडित, ठीक बात है। मुझे लगता है कि अभी वो विषय, उसका समय नहीं आया कि उस पर हम तर्क वितर्क करें। जब वो समय आएगा, एक कोई प्रपोजल आए ना, पहले प्रस्ताव तो आए सरकार का, तब ना उस पर चिंतन हो, उस पर अनुचिंतन हो, उस पर बहस हो। अभी मुझे लगता है कि अगर सरकारी पक्ष से, पार्टी से कहा जा रहा है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, तो उस बात को गौर करना चाहिए उस पर, ठीक है ना। जब प्रस्ताव आएगा कमेटी का तो फिर देश के सामने आएगा ना जी, तो देश उस पर निर्णय करेगा, कर्मचारी निर्णय करेंगे। मनीष गुप्ता जी, मुझे आर्थिक तौर पर समझाइए, सारे अर्थशास्त्री, सारे विद्वान, कोई ये कहने का हिम्मत नहीं जुटाता है कि भाई ये सांसदों की, विधायकों की बंद कर दो पेंशन। क्या ये तो देश सेवा के लिए निकले, जनसेवा के लिए निकले, क्या नींबू पानी पी के? इनको क्या जरूरत इतनी लंबी लंबी पेंशन की? ये कोई नहीं कहता, ठीक। कोई ये नहीं कहता कि भाई जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदमी अंधेरे में भटक रहा है एनपीएस के, तो जज साहब को भी भटकने दो। नहीं, सारे अर्थशास्त्री, विद्वान ऐसे ही लेख लैपटॉप पर छापते हैं, बोले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी तो हाहाकार मच जाएगा टाइप का। नहीं, ये बात तो सच है, लेकिन इसका एक पहला बात तो यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी विधायक तक, किसी को भी पूरे जीवन तक पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने यह मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले नेता के पास अंत में कमाने के लिए कुछ होता नहीं, उसकी कमाई के साधन बंद हो जाते हैं। ये अलग बात है कि 10,000 में से 2 केस मिलते होंगे, पर ये लॉजिक की वजह से पेंशन जारी की गई। लेकिन फर्क वॉल्यूम का है। विधायकों, सांसदों को पेंशन मिलेगी तो कितने लोग होंगे? सब मिला के 15,000 लोग, 10,000 लोग। इससे ज्यादा जिंदा नहीं होंगे सांसद विधायक जो एक्स हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी और उनके बाद उनके स्पाउस, इन सबका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। सरकारी कर्मचारी ने पूरे जिंदगी काम किया, उसको हर साल फिक्स टाइम पे इंक्रीमेंट मिलता है, उसको पीएफ मिला, उसको ग्रेच्युटी मिली, उसको ईएसआई का बेनिफिट मिला। अब उनकी एक पेंशन भी एक डेफिनेट होनी चाहिए। कंपनी की जो बैलेंस शीट जैसे बनती है, देश की भी एक बैलेंस शीट बन रही है ना, हम अनलिमिटेड वे में नहीं ले जा सकते। अरे प्राइवेट वाले कर्मचारी ने क्या खाए गुनाह किया है? जी बताइए, हमने क्या गुनाह किया है? हमें 30,000 मिलते हैं तो हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, हम मिट्टी में मिल गए। क्या हमने 30 साल मेहनत नहीं करी होगी? जब हम रिटायर होंगे तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हम क्या आसमान से कूदे हैं? या हम चूंकि हमें रिजर्वेशन से नौकरी नहीं मिली तो हमें नौकरी नहीं मिली तो हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। हमारा भी तो कुछ सोचिए ना। आज भाजपा की मजबूरी हो गई। ठीक, मनीष जी रुकना होगा। मैं कहूंगा मनीष गुप्ता से, रुक जा भाई, रुको। मैं मनीष गुप्ता से कहूंगा, एक आंदोलन आप भी चलाओ। क्या प्राइवेट को आरक्षण दो, मोदी जी आरक्षण दो, आरक्षण दो, लगाओ, क्या दिक्कत है? मोदी जी पेंशन दो, एक बवाल आप भी शुरू कर दो।
अरे हिम्मत तो करो, संघर्ष तो करो सड़क पर आकर, कि टीवी पर बैठे बैठे लड्डू खाओगे। करो संघर्ष, 10-20 साल लगाओ, 1 लाख 2 लाख 50 लाख आदमी इकट्ठा करो। और सरकार से तो सरकारी आदमी ही की मांग होगी ना। देश में तो 150 करोड़ आदमी है। हर आदमी तो जाके डीएम को नहीं पकड़ लेगा कि भाई डीएम साहब हमारे पास एक स्कूटर तक नहीं है और तुम यहां डीएम बने बैठे हो, मैंने क्या गुनाह किया है, लाओ एक स्कूटर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोले रामलाल के पास कार है, मेरे पास स्कूटर भी नहीं है, बुलाओ डीएम को। ऐसा नहीं हो सकता मित्र। जो आप कह रहे हो ये तर्क बड़ा वेग है, इसमें दम नहीं। क्या दुनिया में कहीं इसमें दम नहीं। ठीक, रुक जाओ आगे दोबारा। अब इसलिए मैंने कहा आंदोलन शुरू करिए, फिर देखते हैं आगे जाके इसमें क्या स्थिति बनती है, लेकिन अभी शुरू करो। लेकिन फिर ये ऐसी एनार्की पैदा कर देगा कि सो के कोई भी आदमी उठा, बोलो भाई किधर है एडीएम फाइनेंस, बोलो बुलाओ उसको, है बोलो भाई हमारे पास गाड़ी कब आएगी, मैं देश का नागरिक नहीं हूं, मैंने वोट नहीं दिया। जो जिस संस्था में ऐसा नहीं चलता ना। सरकार जिम्मेदारी जिसकी लेती है, नौकरी में रखती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है ना भाई साहब। कल को मान लीजिए कि केपी त्रिपाठी खड़े हो जाएं और कहेंगे भाई साहब हम 20 साल राजनीति में दिए, मैंने कोई गुनाह किया, ये ठीक है, हमें टिकट नहीं दी पार्टी ने, हम सांसद नहीं बने, तो हमें आधी पेंशन लाओ, पूरी न सही कुछ तो लाओ। अरे भाई इमरती न सही जलेबी खिलाओ। ये आंदोलन अलग कर देंगे, तब क्या करोगे? और हमारे भाई कपीस जी भी आंदोलन करेंगे, ये कहेंगे अग्निहोत्री जी से आप गवाही ले लो, हम कितने साल से सक्रिय राजनीति में, सीजीएचएस का कार्ड बनाओ हमारा, ताकि हम समय समय पर विटामिन लेते रहें। तब क्या करेंगे? ये एनार्की हो जाएगी मित्र। इसलिए एक व्यवस्थित चीज व्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित मत करिए उसको। केपी त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी का आकलन और आपकी अपनी सिक्स सेंस क्या कहती है? क्या पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले ऊंट खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएगा, चाहे दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे? क्या कहते हैं? नहीं अमिताभ जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो अभी तक अनुभव है, ये सिर्फ जुमले और झूठ की पार्टी है, उसी तरह से ये काम करती है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। आज 9.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अभी भी आपको और समय चाहिए है। ये मुद्दा तो कोई आज नया नहीं आया है, लेकिन अभी मनोज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि नहीं हम बहुत सकारात्मक हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और अभी देखिए हमने महिला बिल आपने नहीं, पूरे विपक्ष ने आपसे पास करवाया और कहा कि इसे अभी लागू कर दो, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं हो ना, इसलिए उसे भी लटका के छोड़ दिया कि साहब अब सेंसेस और उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद रिजर्वेशन, अब सेंसेस ही तुम नहीं करा रहे। 2021 में जनगणना, अरे मनोज जी रहने दीजिए, आपकी ये जुमले कुछ तो सरकार के हिस्से में रहने दीजिए त्रिपाठी जी, सब कुछ आप ही ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, अभी कपीस जी ने कहा था ना कि इस देश को इतने बड़े संस्थान दिए और तब भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा। लोक कल्याणकारी राज्य को कांग्रेस ने इतने सालों में देश में स्थापित किया। आपकी तो झूठ और जुमले की सरकार। नहीं त्रिपाठी जी, आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या है मैं बता दूं आपको। कांग्रेस ये 130 साल पुरानी पार्टी आज 12 साल पुरानी पार्टी अगर हाथ पैर जोड़ के सीटें मांगती है, तरह से नहीं कह रहे हैं। त्रिपाठी जी, मेरा मानना यह है कि आपको और पेंशन करना चाहिए कि आज आप इस कगार पे कैसे आ गए, आपने क्या अच्छा रहेगा जिस मुद्दे पे उसमें बात हो तो अच्छा रहेगा। इस परिस्थिति में है आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सोचना चाहिए कि हम हमारी परिस्थिति। ठीक भाई, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे लगता है आज जो विषय है उसी पर रहना चाहिए। ये फिर कांग्रेस भाजपा के एक अपनी अंताक्षरी अलग से रखेंगे। कपीस बाबू, आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अनुभव ये कहता है किसी का स्टैंड कोई रहा हो, क्या जनता के मिजाज का रुख सारे स्टैंड वो हो जाते हैं, क्या हैंगर पर टंग जाते हैं। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह एक मंच पर बैठ चुके इस देश में, क्या भाजपा और मुफ्ती का अलायंस हो चुका, क्या किसान बिल वापस हो चुके, महिला आरक्षण पास हो गया, जो कहते थे कि सीटी बजेगी, कोई कहता था परकटी आ जाएंगी, सब शांति में बैठ गए बिल्कुल ठंडे में, दोनों हाथ उठा दिए आरक्षण के पक्ष में। तो हो तो सब सकता है, इसलिए मैं आशावादी व्यक्ति हूं।
आपकी समझ क्या कहती है, क्या 24 से पहले यह मुद्दा समाधान पा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस देश की समस्याओं से उतरना चाहती है, ऊपर लाना चाहती है इस देश को, तो जब तक कर्मचारी नहीं खुश होगा, जब तक अधिकारी नहीं खुश होगा, अपने घर को कायदे से नहीं चला पाएगा, अपनी बढ़ोतरी के प्रति सोचता रहेगा, तो जनता के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप तो उन्हीं के माध्यम से कैसे कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि जो एनपीएस पे आपने कमेटी गठित कर दी कि भाई उन पर बात होगी, कुछ उस पर सुधार होगा, उसकी तो बात ही नहीं है। भाई नई पेंशन स्कीम में देखिए, हमें तो समझ में नहीं आता है सरकार का कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार अपने पास से कोई पैसे भी नहीं लगाती थी। जो जीपीएफ का कटता था, जो उसका ब्याज आता था, उसको अपने पब्लिक सेक्टर में लगा करके उसको दुगना तिगना चौगुना करके और आपको पेंशन दे रही। लेकिन यहाँ एनपीएस के अंदर यह है कि 10% इनके वेतन का और 14% सरकार अपना कंट्रीब्यूट करती है, उसको मार्केट में लगा देती है, चंद पूंजीपतियों के हवाले कर देती है। और आप खुद देख रहे हैं कि जिनको एनपीएस में पेंशन मिल रही है वो महज 250, 300, 500, 800, 1800, इससे ज्यादा नहीं। और एक बात कहना था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उस निर्णय के अंदर यह कहा गया कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलती है ओल्ड पेंशन, वो आप पैरामिलिट्रीज को भी दें, क्योंकि पैरामिलिट्रीज भी सेम काम करती हैं, आर्टिकल 14 का आप उल्लंघन करती हैं। और दूसरा ये वो कहती हैं कि देखिए, चूंकि इंटरनेशनल लॉ से हम बंधे हुए हैं तो हमारी सेना एक मानक नहीं रख सकते, हम बहुत ज्यादा सेना नहीं, क्या पूरा देश सेना नहीं रख सकते, वो तो इंटरनेशनल ट्रीटी है हमारी। तो आपको इसी वजह से पैरामिलिट्रीज रखनी पड़ती हैं और वो काम वही करते हैं, शहादत उसी तरीके से देते हैं, लेकिन आप उनके पेंशन को हटा लेते हैं, उनके भत्तों को हटा देते हैं, तमाम अन्य सुविधाओं को हटा देते हैं, बराबर की शहादत देते हैं। ये बड़ी बात है। और तीसरी बात आपको कह दूं कि जो इन्होंने जजेस को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आदेश, अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उसको लागू किया गया। हमारे यहाँ मुंसब मजिस्ट्रेट या जो कोई भी है वो सब न्यायिक अधिकारी अब पाएंगे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, योगी जी ने अपने मन से नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल फ्रेम रहा है वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचने का रहा है, आरक्षण को समाप्त करने का। कपिल जी अभी रुकना होगा। मैं वही बात बहुत विनम्रता से कहूं, जो बात कपिल जी कह रहे थे, विजय बंधु आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बात वो बहुत विनम्रता से लेकिन थोड़ी खिन्नता के साथ कहूंगा। जिधर लोग सिरहाना रखते मेरा उधर पैताना हो जाता है। मुंसिफ को पुरानी पेंशन मिले ये तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकारी स्कूल के मास्टर को पेंशन पुरानी नहीं मिले, क्यों? उसके भाग्य का फैसला क्यों नहीं हो रहा? सीआईएसएफ के जवान को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, बोले क्यों? बोले तो मुंसिफ हो गया। ये भेदभाव नहीं चलना चाहिए, नहीं, ये भेदभाव ठीक नहीं। मैं सम्मान करता हूं न्यायपालिका का, लेकिन मैं भेदभाव के पक्ष में नहीं हो सकता। मैं दो तरह के नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता भारत में, वो किसी पद पर बैठे हो। ननकू, रज्जाक और भारत के मुख्य न्यायाधीश सब भारत की नागरिक हैं, एक ही दर्जा है। न अपना एक रखेंगे ना कि दो रखेंगे। वहां देश खतरे में नहीं है। अभी मनीष बाबू कह रहे थे कि विधायक सांसद कम है, कम नहीं है। अब वो बात कहना नहीं चाहिए कि विधायक सांसद भी हमारे अपने ही हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, स्वास्थ्य अच्छा है और गोलियां वगैरह विटामिन इतना आ रहा है कि लॉन्जिविटी बहुत है ईश्वर की कृपा से, 90-90, 100-100 साल। शफीकुर रहमान वर्क कपीस जी की पार्टी के हैं, अल्लाह उनको 200 साल उम्र दे, है 93 साल के हैं अभी, आवाज ऐसी बुलंद है जिस क्या इसलिए ऐसी गोल गोल बातें नहीं करो। अच्छा है, लेकिन मुंसिफ को मिलेगा, और जो अदालत में मुंसिफ की सुरक्षा के लिए प्रहरी खड़ा है, क्या उसको नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन? बोले क्यों? बोले वो जज है, तुम जज हो, सिपाही होके पुरानी पेंशन मांगोगे, ये नहीं चलेगा भाई साहब ना। न्यायपालिका के हाथ में ताकत है तो उन्होंने अपना पहले कर लिया, बोले भाई हमारा कर दो, बाद में देखेंगे। क्या
बोला खाना बन गया, बोले पहले हमें खिला दो, बच्चे तुम लोग खा लेना, नहीं भूखे रहना, पहले हमें दो। ये नहीं चल सकता लोकतंत्र में, और चलना भी नहीं चाहिए। मैं इसकी समर्थन नहीं कर सकता। विजय बंधु जी, एनपीएस में कुछ बड़े मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आप ही लोगों ने मुझे बताए कि किसी को 600 रुपए का पेंशन बनी, किसी की 500 रुपए की पेंशन बनी। जी सर, अभी क्या गणित क्या है, क्या फंडा है? बड़े विद्वान लोग थे एनपीएस में, तो ये क्या, कौन सा अर्थशास्त्र ले आए? देखिए सर, जो एनपीएस बनाई गई व्यवस्था वो टोटली पूंजीपतियों के हाथ में दी गई है। हमारा पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा और सरकार का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा, शेयर मार्केट में जा रहा। अब शेयर मार्केट में सर आप जानते हैं 2% 3% हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 98% लोग बाहर होते हैं। अब उसमें व्यवस्था किया कि 60% हम आपको हार्ड कैश वापस कर देंगे, फिर 40% का आप, मजे की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40% जो पैसा हमारा होगा वो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो पीएफआरडीए बिल में ट्रस्ट कर रखा गया। हम जाकर के 40% पैसा किसी बीमा कंपनी को देंगे, वो बीमा कंपनी हमारी पेंशन तय करेगी। वहां ट्रस्ट शब्द है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है एनपीएस में। और जो पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, वो पेंशन नहीं सर, जो 40% पैसा हमारा रखा उसका ब्याज है। अब ब्याज 800 हो सकता है, ब्याज 1200 रुपए सकता है। अभी परसों नर्सों का मीडिया की खबर है, बरेली का उदाहरण आया है, 2400 कुछ रुपए एक व्यक्ति को रिटायर होने के बाद मिला, और उनका लगभग 54,000 लास्ट में वेतन था, और 2400 रुपए मिला। अब उन्होंने बयान दिया, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई 24 रुपए, उन्होंने कहा कि सब्जी तो हो सकता है महीने भर की हो जाए, लेकिन राशन घर का नहीं आ पाएगा, ये दर्द है। 1662 रुपए, उसी दूसरे उदाहरण में आया, बरेली का ही था, 1662 रुपए का। अब 1662 रुपए में सिलेंडर लाएगा कि बिजली का बिल देगा कि अपने घर के लिए राशन लाएगा? 1662 रुपए सामाजिक सुरक्षा तो नहीं हो सकती फिलहाल, ये बात मतलब बहुत क्लियर है। और इसीलिए सर मैं आपसे बता रहा हूं कि एनपीएस के प्रति पूरे देश में गुस्सा है, और वो हकीकत पहले बताई जाती थी करोड़ों मिलेगा, आज सामने उदाहरण आ रहा है। और इसी वजह से अभी मैं सिक्किम की बात करूं सर, जहां आपने चर्चा किया, सिक्किम में मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। आज 1 अक्टूबर की रैली में वहां जो प्रेमा भूटिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष, आज वो अपनी टीम के साथ महिलाओं के साथ दिल्ली आई हैं, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि अगर हम एनपीएस में रह गए तो हमारा जो बुढ़ापा होगा वो असुरक्षित होगा। एक लास्ट बात जरूर मैं कहूंगा सर, जैसे अर्धसैनिक बलों की आप बात की सर, कई लोगों हमसे पास फोन करते रहते कि सर एनपीएस में है, मुझे रात में सोच सोच के तकलीफ होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको मैं फीस भरना होगा और 1800 रुपये मुझे मिलेगा, मैं किस घमंड से कहूंगा कि मैंने देश की सेवा की, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं? किस घमंड से मैं अपने माँ बाप से कहूंगा कि आपके चश्मे का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं और हम देश के सैनिक रहे हैं? ये बहुत पीड़ा है, और हम समझते हैं कि सभी से, इस पार्टी का कोई सवाल नहीं कि इस पार्टी उस पार्टी, सर इस पर मिलकर के एक बड़ा फैसला सामाजिक हित में करें, और ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है विजय बंधु। मनीष कुमार गुप्ता जी, आप की संज्ञान के लिए कुछ बातें मैं सामने रखना जरूर चाहता हूं आपसे, मतलब आप जैसी विचारधारा के जो लोग हैं देश में, उनके सामने चीजें आनी चाहिए, है ना, तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। पीछे नहीं जाऊंगा, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, उधर नहीं जाऊंगा। क्या नई बात सुनो जो भूले नहीं होंगे कोई। 19, 20, 21 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 20, 21, 22 जो भी थे, ठीक, इसमें पहली और दूसरी लहर में, सुन लो मनीष बाबू थोड़ा चेहरा ऊपर करके, ठीक, इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता, और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए? क्या बोले खिड़की न खोलना, खिड़की भी मत खोलना, क्या सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाएं। क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नौकरी पर था, क्या मैं नौकरी पर था दोनों लहर में, क्या, और 300-400 लोगों की टीम के बीच में खड़ा होता था। मैं जब घर से आता था, सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात मुझे भावुक करती इसलिए कह रहा हूं, 4-6 जगह मुझे पुलिस की पिकेट खड़ी दिखती थी। क्या उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था, क्या, लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे,
सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले थोड़ा सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति है, और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे। कोई तुलना कर देंगे आप? बोले जी हमको जलेबी दो पहले। क्या तर्क है? कहां थे बाकी लोग? हम भी जिसको रेफर कर रहे थे, कलेक्टर को ही बोल रहे थे कि भाई इनको भर्ती करा दो। सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, प्राइवेट तो बंद था सब। उनकी जान नहीं थी। सैकड़ों डॉक्टर कुर्बान हो गए, हजारों सफाई कर्मी कुर्बान हो गए, हजारों ये हेल्थ वर्कर बलिदान हो गए देश के बलिवेदी पर। उनका बलिदान मेरे लिए युद्ध क्षेत्र में सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। अपने दिल पे यहां पे हाथ रख के देखो, रूह कांप रही थी बड़े बड़े नेता की, अभिनेता की, बाहुबलियों की। क्या जो 10-10, 20-20 मर्डर किए, मूंछ पे हाथ रख के घूमते थे, गाड़ी लिए, वो कबूतर बने घर में छुपे बैठे थे। क्या मारे डर के? पता है ना, मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी, गुरुद्वारा बंद था, चर्च बंद था, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद था, जामा मस्जिद के दरवाजे बंद थे, स्वर्ण मंदिर का कपाट बंद था, कहीं कुछ नहीं था, सड़क पर कुत्ता तक जिंदा नहीं था। पता है मित्र कौन था जो देश चला रहा था? मेरे घर में एक सरकारी कर्मचारी, अब जिन्होंने इस देश से करोड़ों अरबों कमाए, वो दुकान बंद करके चले गए। क्या? हमने कहा डॉक्टर साहब कम से कम दूर से ही देख लो, शीशा के पीछे बैठ के। बोले ना ना भाई साहब ना, आपको कोई समस्या हो तो बताना, हम व्हाट्सएप पर दबाव लिख देंगे। क्या? लेकिन मिलेंगे नहीं। इसलिए ऐसी बात नहीं करिए। मैं इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो कृतज्ञता की बात करते हैं। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा? नेता, अभिनेता, पहलवान, गुंडा, शरीफ, बदमाश, पंडित, पुजारी, ग्रंथी, पादरी सब घरों में छुपे थे कि नहीं छुपे थे? लेकिन अस्पताल में तो झाड़ू लगा रहे थे वो लोग। और कोविड के मरीज के इस्तेमाल की हुई चीजें, उसका चद्दर बदला जा रहा था ना, धोया जा रहा था ना। कौन धो रहा था? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं त्रिपाठी जी ऐसे लोगों के प्रति? कपिल जी क्या ऐसा कि भारत इतना गरीब तो नहीं अब? कृतज्ञ राष्ट्र के नाते, और हम समर्थ हैं। जब हम असमर्थ थे तो पेंशन दे रहे थे, अब तुम समर्थ हैं भाई। हजारों हजार करोड़ के काम ऐसे ही कर देते हैं। आज कुछ हमारी हैसियत कम है क्या किसी इंग्लैंड जापान से? कभी जी फिर संकोच क्यों? अब इतनी बड़ी पुरानी बात थोड़ी ना कि हम क्या करें यार, इधर से पेंशन देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम एक बुलेट ट्रेन चलाते हैं तो कई पेंशनें उसमें लग जाती हैं। नहीं, बिल्कुल भारत समर्थ है। कपिल जी देखिए अमिताभ जी, एक बात बताएं, क्योंकि हम लोग इतिहास बनता हुआ देखे हैं तो कोई झुठला नहीं सकता कि जब देश आजाद हुआ था तो हम बहुत कमजोर मुल्क थे। जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया था कि अमेरिका से गेहूं आता था, लेकिन हरित क्रांति भी हुई, दुग्ध क्रांति भी हुई, औद्योगिक क्रांति भी हुई और देश का विकास भी हुआ। पब्लिक सेक्टर भी बने, पब्लिक सेक्टर बैंक भी बने और 21 नेशनलाइज्ड बैंक बने। सब जगह नौकरी मिली, सब जगह सेफ्टी मिली, सब जगह आपको दवाई का, इलाज का पैसा काम करते हुए भी मिला और रिटायरमेंट के बाद भी मिला। लेकिन ये बड़े दुखद स्थिति है कि जब तथाकथित से जब लोग, हमारी सरकार ये कहती है कि हम 5वीं इकॉनमी हो गए हैं विश्व की। अरे भाई, ऐसी 5वीं इकॉनमी को किनारे डालिए। वो किस बात का 5वीं इकॉनमी हो गए कि हम अपने अधिकारी कर्मचारी को जो है वो पेंशन नहीं दे पा रहे, उनकी बढ़ोतरी सुरक्षित नहीं कर पा रहे, उनकी बढ़ोतरी को सड़क पर ला के फुटबॉल खिला रहे हैं। ऐसा देश का सपना तो हम लोगों ने नहीं देखा था। और 5वीं शक्ति हो जाने के बाद
धीरे धीरे हम लोगों ने क्रमिक विकास किया। आज विकास के क्रम में हो सकता है हम 5वीं शक्ति बन रहे हो, तो क्या अब सेना की जगह अग्निवीर ही पालोगे भैया कि उनको ना नई पेंशन दो ना पुरानी पेंशन दो? तो ये बड़ी गजब की स्थिति है। और सबसे ज्यादा इसमें पिस रहे हैं हमारे गरीब, जो हमारे लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि सशक्तिकरण सिर्फ चुनिंदे पूंजीपतियों का हो रहा है। हवाई अड्डा बनाओ, दे दो, कोई आरक्षण नहीं। फला चीज बनाओ, दे दो, कोई आरक्षण नहीं। बीमा कंपनी में 100% FDI कर दो, जिसका विरोध ये करते थे। औद्योगिक और ऑर्डिनेंस में 100% FDI, पहले तो ये विरोध करते थे। और जाति में तो कोई गरीब आदमी है ही नहीं। जिस तरीके से ये बेचते जा रहे हैं इस मुल्क को, जिस तरीके से इन लोगों ने हवाई जहाज के बनवा करके, अरे भाई आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हो और उसका सक्षम पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आप अदानी साहब को दे रहे हो, कोयला आप अदानी साहब को दे रहे हो, बिजली अदानी साहब को दे रहे हो। किसको आप रिच कर रहे हो? ठीक, पूरे मुल्क को आप कपिश बाबू रुकना होगा। मनोज पंडित जी जी एक मिनट, कपिश भाई आगे बात आगे। जी 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 1,20,000 करोड़ रुपए में केंद्रीय सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी और प्रदेश सरकारों के रिटायर्ड कर्मचारियों को आप पुरानी पेंशन दे सकते हैं। ये आंकड़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए आप जो है वो NPS माफ कर दोगे, राइट आप खाते में डाल दोगे। लोग इतना पैसा लेके विदेश भाग जाएंगे और काला धन आप वापस नहीं ला पाओगे, लेकिन रोना रोगे कि अगर हम पुरानी पेंशन देंगे साहब देश गरीब हो जाएगा, देश लुट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अरे गजब के लोग हैं। अरे बेचना है देश तो सीधे कहो कि हम बेचेंगे, हमको देश में जनता ने ताकत दी है, हम बेचेंगे। कपिश जी अभी रुकिए। मनोज पंडित जी, मेरा मूल प्रश्न और उसका भाव ये है कि जब हम दरिद्र थे, हमें कोई संकोच नहीं कहने में, हम दरिद्र थे, तब भी हमारे हृदय में ये भाव था कि जो लोग अपना पूरा जीवन देश की सेवा में, सरकार की सेवा में दे रहे हैं, जनता को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना, उनके बुढ़ापे की चिंता सरकार करेगी। और ये वादा हम निभाते रहे। जब हम अमीर हो जाएं, इंग्लैंड की हालत हमसे खराब है, मैं रोज देख रहा हूं। इंग्लैंड हम पर शासन करता था, है? आज उनकी टांगे कांप रही हैं क्या? उनका मामला गड़बड़ हो रहा है। उनका एक शहर दिवालिया हो गया। ये जानकारी है कि नहीं है? मनीष बाबू को ये जानकारी रखनी चाहिए। जो 200 साल हम पर राज कर गए गोरे, उनका एक शहर ही दिवालिया घोषित हो गया। राम भजो क्या? हम उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए। जब मजबूत हो गए तो हमने ये फैसला किया कि ना भैया अब सब अपना अपना देखो, अब कुछ नहीं। क्या अमिताभ जी आप ही देखिए कि हम नेगेटिव क्यों सोचे, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? आप जो कमेटी बनी है, क्या वो नेगेटिव ही रिपोर्ट दर्ज करे, रिपोर्ट देगी या कुछ ऐसा? अरे और अच्छा हो सकता है, और बढ़िया रिजल्ट आ सकता है, और अच्छी चीजें निकल के अभी कपिल जी ने कहा कि आप जो है आपने अग्निवीर बना दिया। अरे भाई अग्निवीर तो आप ये देखिए कि अग्निवीर हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के 20 कंट्रीज में ऐसा प्रावधान है कि जहां पर नौजवान को फोर्स पर प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, जरूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ मैंडेटरी तो नहीं है ना। आप ये बताइए, आपातकाल जब आया, जब कोरोना आया, तो सांसदों का, विधायकों का, सबका वेतन रोक दिया गया। अरे जिस अभी AI ताली बजा रहे हैं, तो हर व्यक्ति के, देश के हर नागरिक को प्रशिक्षण होना चाहिए और उनको हथियार चलाना, उनको चीजें करना, उनको अनुशासन करना का वर्चस्व खड़ा कर दिया है। तो मनोज जी आपको नेगेटिव चलना है, बने रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना नहीं कर दीजिए। आप कर्मचारियों का मुस्तकबिल छीन लीजिए, भविष्य से खिलवाड़ करते रहिए। ठीक है त्रिपाठी जी रुकिए, दोनों रुकिए। मसला ये नहीं, आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं, मसला भाव का है, मसला वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का है, मसला समानता का है, मसला भेदभाव विहीन व्यवस्था का है।
जो लोग कानून बनाते हैं राज्य में और संसद में, वो भरपूर पेंशन पाए, और ननकू का लड़का सिपाही है वो पेंशन नहीं पाएगा। ये अच्छा लगता है क्या राजनीतिक वर्ग को? कोई पार्टी हो, अच्छा लगता है क्या? अभी कुछ शायद मनीष जी या किसी ने कहा था, उस पर मैं प्रकारांतर से एक टिप्पणी जरूर करूंगा। मैंने 25 साल संसद कवर की, त्रिपाठी जी, रिलीजियसली रोज जाके पत्रकार के नाते। जब पार्लियामेंट का वो खत्म होता था सेशन उस दिन का, तो गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ियां आके रुकती थी लोगों की, सांसदों की। क्या ऐसा लगता था वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आ गए, इंडिया ऑटो एक्सपो नहीं, वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में। क्या मनीष बाबू कह रहे थे कि गरीब भी है सब लोग, अच्छा है गरीब है की बात, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा सीधी, लेकिन मेरी आंखों ने तो ये देखा है ऐसी ऐसी गाड़ी जो कहीं ना दिखाई दे। क्या उनको पेंशन चाहिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बाबू को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? बोलना हमें ये पसंद नहीं है, नई व्यवस्था लाएंगे, मास्टर को पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों भाई? मैं फिर कहूं, जो केंद्रीय सेवाओं में है, जो बड़ी सेवाओं में है, वो अपना आर्थिक नियोजन विनियोजन कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है ना। बड़ी संख्या में तो सामान्य कर्मचारी हैं हमारे, और सबसे ज्यादा मेरा मन उनके लिए, मेरी आंख नम होती है जो अर्धसैनिक बल है। वो सरकारी कर्मचारी नहीं है केवल, हमारे मन में उनके लिए वैसा ही कृतज्ञता का भाव होना चाहिए जो सेना के लिए है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदमी क्या अपने आप तमंचा मार के शहादत देता है? अजब तमाशा है। वो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होकर जान देता है जम्मू कश्मीर में, नहीं देता है क्या? हम कहते हैं हम छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। जब हम युद्ध लड़ रहे हैं तो युद्ध में शहादती होती है ना। फिर भोड़ी बात क्यों? एक बात की ओर कपिल श्रीवास्तव ने इशारा किया था, मैंने उस बात पर आवाज उठाई कई बार, उन संगठनों से मेरी बात हुई, मैंने सरकार में भी जहां कह सकता था वहां कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि इनको संवैधानिक तौर पर सेना ही माना जाएगा, अर्धसैनिक बलों को, और सारे लाभ इनको अनुमन्य होंगे जो भारत की सेना को मिलते हैं। क्या मनोज पंडित जी, मैं खेद के साथ कहूंगा, हमारी सरकार को, मैं ये नहीं कहूंगा भाजपा की सरकार ना, सरकार हमारी है, हमने चुनी, हमारी सरकार को उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए हम सुप्रीम कोर्ट? क्या हम अपने अर्धसैनिक सैनिकों के लिए इस सम्मान की बात की घोषणा नहीं कर सकते थे? हाईकोर्ट का आदेश था। यह तरीका ठीक नहीं। किसी उद्योगपति, मनीष बाबू, किसी उद्योगपति का बेटा, ठीक, किसी नेता का बेटा सीमा पर सुरक्षा करते देखा है क्या देश की? ताबूत में तिरंगे में लिपटा शब्द देखा है क्या उसका? किसी का नहीं देखा होगा। वो भी देश में योगदान दे रहे हैं, लेकिन शहादत नहीं दे रहे। शहादत गरीब का बेटा दे रहा है, जो सेना में है या अर्धसैनिक बल में है। सर्वे करा लीजिए कितने सांसद, विधायकों और मंत्रियों के बच्चे सेना में गए। अरे बड़े पदों पर भी नहीं गए जहां अपेक्षा करता चलो तब भी सुरक्षा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी नहीं गए। उद्योगपतियों के कितने बच्चे हैं? फिक्की से, एसोसिएशन से जरा सर्वे करा लीजिएगा। क्यों? वाजपेयी जी के समय में कारगिल में जब युद्ध चल रहा था, कपिश बाबू, तो
विदेश मंत्रालय और मनीष जी बड़े अच्छा प्रसंग है, विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ज्वाइंटली ब्रीफिंग करती थी रोज। त्रिपाठी जी स्वाभाविक अंग्रेजी में करते थे, क्या बात अच्छी कहते थे कि सर्वोच्च बलिदान, उसके लिए हम नमन करते हैं उनको। मैं अटल जी से मिला और मैंने अटल जी से कहा कि जो लोग बलिदान दे रहे हैं, इनकी शव जहां जा रहे हैं, उससे मुझे पता लग रहा है कि ये भारत के सामान्य जन के बच्चे हैं। इनके माता पिता तो समझ भी नहीं पाते कि क्या बोला गया श्रद्धांजलि में, क्या हिंदी में होना चाहिए। तब अगले दिन से व्यवस्था हुई अंग्रेजी और अंग्रेजी के बाद हिंदी। बाप समझे तो कि बेटे के लिए देश क्या बोल रहा है, मां समझे तो कि उसका लाल जो तिरंगे में लपट के आया है उसके लिए भारत क्या बोल रहा है। मेरा भाव यह है भाई, अच्छा लगे या खराब लगे, मैं तो इसी ढंग का आदमी हूं। उनके बलिदान की कोई तुलना हो सकती है नहीं। और अब युद्ध तो होते नहीं ना, अब तो अयुद्ध वाली स्थिति में दुनिया जा रही है। ठीक बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन अर्धसैनिक बलों पर तो संकट हमेशा रहता है। इसलिए उनकी कुर्बानी को 1 इंच में कम नहीं मान सकता। इसलिए मनोज पंडित जी, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारी सरकार को हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मनीष गुप्ता की बात मान लें, अर्धसैनिक बल तो करोड़ों नहीं है ना, क्या उनको सैनिक मानने में क्या समस्या थी? वहां से मन खट्टा होता है, मन टूटता है। जो मां भारती के लिए अपना जान हथेली पर रख के कूद जाते हैं नौजवान, उनके घर में बूढ़े माँ बाप की आंख का इलाज नहीं हो पाए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाए, ये भारत जैसे बड़े देश में अब शोभा नहीं देता मित्र। हम लोग सब समर्थ हैं, और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई सेस वेस लगाने की इच्छा हो वो भी लगा दीजिए, लेकिन अर्धसैनिक बलों जैसे उनके लिए ये भेदभाव खत्म करिए। उनको सैनिक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। पैसा चाहिए लगाइए और टैक्स लगा दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि तिरंगे में लिपट कर किसी मां का बेटा आए तो मां 2 दुखों के से एक साथ जूझे, रोटी के भी और बेटे के जाने के भी। ये भारत की सामर्थ्य और समृद्धि और शक्ति तीनों का अपमान है, इससे मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद।